एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है लीजिंग से रिलेटेड। आज हम जानेंगे कि लीजिंग का मतलब क्या होता है, लीज का मतलब क्या होता है और साथ ही साथ फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर कोई एमकॉम कर रहा है और वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे आप बीकॉम में हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। बट अगर आप यूजीसी एनईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है टीचर का, उसमें भी आपका ये टॉपिक आता है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सीधा टॉपिक। सबसे पहले लीज का मतलब क्या होता है। देखिए, आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब आपके पास इतना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट एक साथ नहीं है कि आप कोई मशीनरी या कोई एसेट खरीद सके। ये एक पर्टिकुलर एसेट है, आपके पास अभी इतना अमाउंट नहीं है, या फिर आपका बिजनेस चल रहा है पर आपके पास अभी इतना अमाउंट नहीं है कि आप वो एसेट परचेज कर सकें। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इसको रेंट पे ले लें। इसी रेंट पे किसी भी एसेट को लेने को ही हम कहते हैं लीज या लीजिंग। ठीक है, कि आपने वो एसेट को क्या किया, एज अ रेंट ले लिया है। किससे? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से। नाउ टेक एन एग्जाम्पल, ये है एक्स और ये है वाई। इसको चाहिए थी एक एसेट जो ये अपने बिजनेस में यूज कर सके या किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सके। इसको चाहिए थी एसेट, इसके पास पैसे नहीं थे। अब इसने क्या किया, इसने बोला वाई को कि भाई तेरे पास ये एसेट पड़ी है, तू मुझे ये लीज पे दे दे। ये तेरे पास एसेट पड़ी है, तो ये मुझे लीज पे दे दे, मैं तेरे को पर मंथ 1,00,000 रुपए दे दूंगा। पर मंथ 1,00,000 रुपए दे दूंगा। तो उसने कहा चल भाई तू ले जा। ये ले गया अपने साथ ये एसेट। तो ये क्या हुआ, ये हुआ लीजिंग। अब यहाँ पे जिस पर्सन ने एसेट को लीज पे दिया है, उसको कहा जाता है लेसर। उसको क्या कहा जाता है? लेसर। और जिस पर्सन ने लीज पे एसेट लिया है, उसको कहा जाता है लेसी। ठीक है, लेसर एंड लेसी। तो ये होता है हमारा लेसर और ये लेसी। लीजिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी, जहाँ पे एक पार्टी जो कि ऑनर होती है, एसेट की ऑनर होती है, वो परचेज करती है एसेट एंड किसी और पर्सन को, अनदर पार्टी को परमिशन दे देती है यूज करने के लिए ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी एक टाइम पीरियड के लिए। दस लीजिंग इज द ऑल्टरनेटिव टू द परचेज ऑफ एन एसेट आउट ऑफ ऑन और बोरोड फंड। ये क्या हो गया, एक तरीके से आपके लिए अल्टरनेटिव आ गया कि आप अगर परचेज नहीं करना चाहते तो आप लीज पे ले लीजिए, रेंट पे ले लीजिए। तो ये हुआ आपका लीजिंग का मतलब। जो बहुत ही दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर लीजिंग के टाइप हैं, वो आपके दो हैं। वैसे आपके 3-4 टाइप होते हैं लीजिंग के, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से आपका क्वेश्चन बनता है, वो होता है आपका फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। देखिए, क्वेश्चन बनता है इनमें से। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या तो आप इन दोनों को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, या फिर आपको पूछा जाएगा लीज का मतलब बताइए एंड लीज के फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज में डिफरेंस बताइए, डिस्टिंग्विश कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। मिनिमम टू मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम 7 to 8 मार्क्स आपके इसमें कवर हो सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। फाइनेंस लीज क्या होती है। देखिए, अगर नॉर्मल देखें, ये मेरी एसेट थी 1 करोड़ की, 1 CR, 1 करोड़ की। अब एक पर्सन मेरे पास आया, उसने कहा मुझे आप अपनी ये एसेट दे दीजिए, मैं आपको पर मंथ क्या दूंगा, पर मंथ मैं आपको 1,00,000 रुपीज़ दे दूंगा, और मुझे ये एसेट चाहिए सिर्फ 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। किसके लिए? 1 साल के लिए। अब दिमाग लगा के सोचो कि 1 साल के लिए मैं इसको दे रही हूँ अपनी एसेट, ठीक है, और ये मुझे दे रहा है 1,00,000 रुपये पर मंथ। तो 1 साल में ये मुझे कितना देगा? 12 लाख। तो इसको जब मैं लीज पे ये अपनी एसेट दूंगी, जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दे रही हूँ, क्या मेरा कॉस्ट रिकवर हो रहा है? यानी जो कॉस्ट मेरी 1,00,000 रुपए है, वो मेरी रिकवर्ड हो रही है इसको एक बार में ही अपना जो एसेट है वो एज अ लीज देने पे? तो नहीं, मुझे अपनी ये एसेट को रिकवर, जो ये अमाउंट है, इसको रिकवर करने के लिए ये सेम एसेट मुझे 3-4 या बहुत बार क्या करना पड़ेगा, लोगों को लीज पे देनी पड़ेगी। 1 साल बाद इससे मेरे पास वापस एसेट आ जाएगी, फिर मुझे किसी और को देनी पड़ेगी, फिर उसको बाद किसी और को देनी पड़ेगी। यानी एक बार में ही मेरा ये कॉस्ट रिकवर्ड नहीं हो रहा, इसको एटलीस्ट मुझे 6-7 या बहुत बार जाके लीज पे देना पड़ेगा, तब जाके एसेट का कॉस्ट यहाँ पे हमारे पास रिकवर्ड होगा। पर एक सिचुएशन और हो सकती है
एक सिचुएशन क्या होगी कि कहेगा कि भाई मुझे तो 10 साल के लिए 10 ईयर के लिए अपनी ये एसेट दे दे, 10 ईयर के लिए अपनी ये एसेट दे दे, और मैं तुझे हर साल या हर मंथ अमाउंट पे कर दूंगा, प्लस जो भी तेरा इंटरेस्ट जो भी बनेगा वो भी पे कर दूंगा। अब वो सारा अमाउंट मिलके क्या हो रहा है, मोर देन 1 करोड़ हो रहा है, मान लीजिए 1.5 CR बन रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एक ही बार लीज में दे दिया, एक ही बार काम खत्म कर दिया, और उसमें से सारा कॉस्ट इसका रिकवर भी हो रहा है। क्या हो रहा है, सारा कॉस्ट इसका रिकवर भी हो रहा है। तो जिस सिचुएशन में इसका सारा कॉस्ट एक बार में रिकवर हो गया, ये होती है हमारी फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज। और जिस सिचुएशन में, जो अभी इससे पहले वाली थी, जिस सिचुएशन में आपको बार बार उसको लीज पे देना पड़ेगा अपनी कॉस्ट को वापस करने के लिए, अपनी कॉस्ट को कम कर लेने के लिए, वहाँ होती है आपकी ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज। तो ये आपका मतलब होता है फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के बारे में। अब आई होप इसके समझ आया हो आपको। हम थोड़ा सा इसका डिफरेंस देखते हैं और उसके साथ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मीनिंग हम देख लेते हैं। अ फाइनेंस लीज इज एन अग्रीमेंट टू फाइनेंस द यूज ऑफ इक्विपमेंट फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। मान लीजिए उसकी जो यूजफुल लाइफ थी 10 साल थी, तो इसने 10 साल के लिए ही ले लिया। तो मेजर पार्ट के लिए ले रहे हो आप, बड़े पार्ट के लिए ले रहे हो, बड़े काफी सालों के लिए ले रहे हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल लीज। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है, कैपिटल लीज, क्योंकि आप ये बहुत ज्यादा लंबे पीरियड तक यूज करने वाले हो। एज इट इज नथिंग बट अ लोन इन डिस्क्वेज। तो ये क्या है, एक तरीके से लोन ही दे रहे हो आप उस पर्सन को यूज करने के लिए। Now come to operating lease. A lease is classified as an operating lease if it does not secure for the lessor the recovery of capital outlay plus a return on the fund invested during the lease term. यानी एक ही लीज टर्म में वो आपका अमाउंट क्या हो रहा है, रिकवर नहीं हो रहा, उस सिचुएशन में आपका ऑपरेटिंग लीज। ना कम टू टर्म। अगर हम देखें टर्म के बारे में, तो फाइनेंस लीज में आप क्या करते हो, फाइनेंस लीज में आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी एसेट को एज अ लीज प्रोवाइड करवा रहे हो। लेकिन वही ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज में आप कम टाइम पीरियड के लिए देते हो। मान लीजिए किसी एसेट की वैल्यू है 12 ईयर्स, पर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ 1 साल के लिए लीज दे रहे हो, 2 साल के लिए लीज दे रहे हो। तो ये सब क्या है, ये उस एसेट की इकोनॉमिक लाइफ से बहुत कम है। तो ये क्या हो गया, शॉर्टर देन द एसेट्स इकोनॉमिक लाइफ। अब बात करते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब देखो बच्चे, अगर आपने क्या किया है, लीज पे ले लिया है एक एसेट, लीज पे ले ली है एक एसेट, ठीक है, और वो ली है 10 से 12 साल के लिए, यानी ये आपकी है फाइनेंशियल लीज। 10 से 12 साल के लिए आपने ले ली। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। 10 से 12 साल के लिए आपने एसेट ले ली है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें 10 से 12 साल आप अगर यूज करोगे, तो वो 10 से 12 साल में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी। 10 से 12 साल आपने लिया, 10 से 12 साल में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी उस एसेट में। तो उस एसेट का जो खर्चा है, जो रिस्क है, या उससे मिलने वाला जो भी रिवॉर्ड है, वो किसके पास जाएगा, आपके पास या उस पर्सन के पास जो उसका ऑनर है। ठीक है, नॉर्मली आपको क्या लगता है कि ऑनर के पास जाना चाहिए, बट सिचुएशन क्या है ये देखिए। सिचुएशन ये है कि इस बंदे ने अपने 10 से 12 साल के लिए, यानी एक बहुत ज्यादा लंबे टर्म के लिए इसको अपनी एसेट दे दी है। तो इससे रिलेटेड जितने भी रिस्क और रिवॉर्ड होंगे वो भी आपके पास ऑन हो जाएंगे। किसको, लेसी को। किसको, लेसी को। तो जो भी रिस्क होगा वो लेसी बियर करेगा, रिवॉर्ड होगा वो लेसी बियर करेगा। लेसी कौन, जिसने एसेट लेस पे लिए हैं, लीजिंग पे लिए हैं। और वहीं अगर देखा जाए, अगर आपने 1 साल के लिए लिया हुआ है, तो फिर इससे मिलने वाले जितने भी रिस्क हैं, जितने भी रिवॉर्ड हैं, वो कौन बियर करेगा, वो करेगा लेसर, यानी जिसकी वो एसेट है, जो उसका ऑनर है। अच्छा चलिए, एक और चीज़, जैसे मान लीजिए आप रेंट पे एक रूम लेते हो, रेंट पे कोई फ्लैट लेते हो, तो आप क्या कहते हो अपने जो उनका ऑनर होता है कि भाई 1 साल के लिए ले रहे हैं, कम से कम सही कंडीशन में तो दो, या जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आप ठीक करवा के दो। सो दैट इज एन लाइव एग्जाम्पल जो आप देखते होंगे। तो ये हुई रिस्क एंड रिटर्न की बात। अब बात आती है राइट टू कैंसिल। अब देखिए, राइट टू कैंसिल जब आप लंबे टाइम पीरियड के लिए दे रहे हो, लंबे टाइम पीरियड के लिए दे रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बहुत लंबा टाइम पीरियड है, तो उस सिचुएशन में होता है लेसर इज इंटरेस्टेड इन हिज रेंटल एंड नॉट इन द एसेट।
जब लंबे टाइम पीरियड के लिए एसेट दे ही दिया आपने, तो फिर वहाँ क्या है, आपको मतलब पड़ता है कि मुझे रेंट मिलता रहे टाइम से, मेरी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है और इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही पैसा मुझे मिल रहा है। तो मुझे क्या मतलब है, मुझे सिर्फ मतलब है कि मुझे ये अमाउंट मिलता रहे, और उसके अलावा he must get his principal back along with interest, so the lease is generally non cancelable by entire party। तो फाइनेंस लीज में क्या हो जाता है, ये नॉन कैंसिबल हो जाती है। नॉन कैंसिबल, यहाँ आप इजीली कैंसिल नहीं कर सकते। बट वहीं अगर देखा जाए, अगर छोटे छोटे टर्म पीरियड के लिए, एक एक साल के लिए है, तो उस सिचुएशन में तो डिफिकल्टी होगी ही नहीं। तुमने नहीं दिया तो नेक्स्ट में किसी और को लीज पे दे दूंगा, वहां से अच्छा मिल जाएगा मेरे को अमाउंट। तो ऑपरेटिंग लीज में आप इजीली कैंसिल कर सकते हो, वहां ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बट जो फाइनेंशियल लीज होता है वहां आपको प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपने एसेट दी है, काफी टाइम तक यूज हो गई है, और इसीलिए आपको बेनिफिट लगता है कि आप इसको कैंसिल ना करो। ना कॉस्ट ऑफ रिपेयर, जैसे अभी आपको बताया था, जब रिवॉर्ड्स और आपके रिस्क जो है वो फाइनेंशियल में किसके साथ रहते हैं, लेसर के साथ, और ऑपरेटिंग में किसके साथ रहते हैं, लेसी के साथ। ठीक है, लेसी। तो बात अगर कॉस्ट ऑफ रिपेयर पे आ जाएगी कि कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको रिपेयर करना है, तो उसको कौन देखेगा, तो लेसर एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन ओनली एज फाइनेंसर, ही डज नॉट बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर, मेंटेनेंस और ऑपरेशन। भाई जब रिवॉर्ड तू रख रहा है, रिस्क तुम रख रहे हो, तो फिर कॉस्ट भी तुम ही पे करो, और इसमें भी आपका कॉस्ट फिर तुम ही पे करो। ठीक है, यूजुअली द लेसर बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर, मेंटेनेंस और ऑपरेशन। पे आउट का मतलब क्या होता है, पे आउट का मतलब होता है जितना पैसा आपने उसमें लगाया था, ठीक है, वो आपको पूरा का पूरा वापस मिल गया। ठीक है, अब फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, आपने एक ही पार्टी को सारे एक लंबे टाइम पीरियड के लिए अपनी एसेट जो दी है वो लेसर के लिए दे दी है, लीज के लिए दे दी है। तो इस सिचुएशन में आपको फुल्ली पे आउट मिल जाता है, यानी जितना पैसा आपने लगाया है वो आपको एक ही बार में मिल जाता है, एक ही पार्टी से मिल जाता है, आपको बार बार 3-4 पार्टियों के पास नहीं जाना पड़ता। और वहीं अगर आप ऑपरेटिंग लीज में देखें तो आपको कई सारे लोगों को उसको देना पड़ता है एज अ लीज, उसके बाद आपका जो पेमेंट होता है वो आपका रिकवर होता है। तो इसमें आपको सर्वल टाइम्स जो होता है वो लीज पे रखना पड़ता है। सो the lease is fully pay out, that is the single lease repay the cost of the asset together with the interest thereon, यानी सिंगल लीज में ही आपका काम हो गया। बट इस सिचुएशन में the lessor is usually non pay out since the lessor accept to lease the same asset over and over again to several user। तो आई होप आपको इसकी क्लैरिटी हुई हो फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज के बारे में, और एग्जाम में भी आप अच्छे से इसको करके जाओ, क्योंकि ये आपका ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन थियोरेटिकली आ सकता है। टॉपिक समझ आते हो, आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए हमें इसी तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।